आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। कब आया है सही चैप्टर, कब आएगा ना रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जितनी एनर्जी तुम लोग रिप्रोडक्शन का नाम सुन के हा हा हू करने में उड़ा देते हो, अगर इतनी एनर्जी तुम चैप्टर को समझने में लगा दो तो बोर्ड्स में तुम्हारा सिस्टम सेट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं तुम सबका फेवरेट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर चेल्सी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारा पसंदीदा चैप्टर। ये चैप्टर के कंटेंट्स है। अब रिप्रोडक्शन आखिर है क्या? वो तो बिल्कुल नहीं है जो तुम सबके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि जेनरेशंस की जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहे, है ना। एक स्पीसी है, उसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है कि एक जनरेशन खत्म हो जाएगी तो हम दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो स्पीशीज कंटिन्यू बनी रहे। ठीक है, सो ये है रिप्रोडक्शन। अब एडवांटेज क्या है रिप्रोडक्शन करने के, कि रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है? देखो, पहला तो यही है कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। दूसरा ये है कि जेनेटिक वेरिएशंस आती है ना। देखो, टाइम जो क्लाइमेट है फेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है, तो जो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर गया, जो अडेप्ट कर गया, इवॉल्व हो गया टाइम के साथ साथ, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो गया तो वो स्पीसी बच जाएगी। तो टाइम के साथ साथ वेरिएशन आती है। वेरिएशन यानी कि बदलाव, कि वो नए एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर पा रहा है वो ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक वेरिएशंस आती है जिससे एक स्पीशी की स्टेबिलिटी बनी रहती है ना। अब क्या होता है, देखो, अगर सर्दी आ गई, समझो सर्दी में कुछ लोग क्या होते हैं कि किसी को ज़्यादा सर्दी लगती है, ठंड लगती है, और कहीं एक दूसरा आपका दोस्त है जिसको इतनी भयंकर सर्दी में भी ज़्यादा कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो ये एक तरह की वेरिएशन ही है कि किसी का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, किसी का कम है। और जो रिप्रोडक्शन है इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में भी हेल्प करता है। तो ये 3 एडवांटेजेस है। उसके बाद इस टॉपिक में ये 4 की पॉइंट है जो आपको बेसिक याद रखने हैं इस चैप्टर को आगे समझने के लिए। सबसे पहले डीएनए क्या है ना। आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट, ये वो सीआईडी देखा है ना। तो सीआईडी में डीएनए टेस्ट करवाते हैं ना कि कौन किसका बच्चा है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका पति है, कौन किसका पिता है। तो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। वो डीएनए है क्या? डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो हमारी जेनेटिक, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन हम में आई है ना, तभी हमारा डीएनए मैच होता है, डीएनए टेस्टिंग होती है। तो उस इंस्ट्रक्शन को, जेनेटिक जो मेकअप है पेरेंट्स का, वो ऑफस्प्रिंग में आता है, तो वो डीएनए लेके आता है। डीएनए रिस्पॉन्सिबल, एक हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए, है ना। तो क्या, अब इसको, इन सबको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी, पहले डेफिनेशंस देख लो। अब क्रोमेटिन क्या है, देखो डीएनए, अब इन सबको एक बेसिक सा एग्जांपल समझो। डीएनए, क्रोमेटिन, ये क्रोमोसोम, जीन्स, आखिर है क्या? देखो, एक अलमारी है ना, अलमारी है, कबर्ड है आपका, उसमें बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े। तो उन बहुत सारे कपड़ों को लेट इट बी कि वो डीएनए है ना। और वो एक कपड़ा अगर है, मतलब एक सिंगल कपड़े को क्या हम कहेंगे, जीन। और सारे कपड़े जो कलेक्टिवली, सारे कपड़ों को हमने बोल दिया डीएनए, है ना। जीन एक कपड़ा हो गया, कलेक्टिवली बहुत सारे कपड़े अलमारी में पड़े हैं तो सारे कपड़ों को मिला के डीएनए बोल दिया। अब मतलब अब एक जीन जो है यूनिट है डीएनए की, हेरिडिटी की यूनिट है। बहुत सारे जीन मिलके एक डीएनए बनाते हैं। तो एक डीएनए में बहुत सारे जीन है, अलग अलग तरह के जीन। ऐसे हम बोलते हैं ना कि इसके जेनेटिक्स अच्छे हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, मतलब बेसिकली उसके जीन्स हैं जो अलग अलग मतलब फीचर्स को कोड कर रहे हैं। अब क्रोमेटिन क्या है, अब अलमारी है, अलमारी में तुमने लूजली ऐसा कपड़ों को फोल्ड करके लूजली रख दिया, तो जो एक हल्का सा आपने फोल्ड करा, पैक करा उसको, तो वो है क्रोमेटिन। मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए है, आरएनए है, जो प्रोटीन्स है, ये मिलके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं क्रोमेटिन। और अब तुम्हें कहीं बाहर जाना है, अब तुम उन कपड़ों को टाइटली पैक करोगे ना, सूटकेस में भरोगे उनको कैरी करने के लिए, तो क्रोमोसोम वो सूटकेस में भरे हुए टाइटली कपड़े हैं कि लूजली फोल्ड करके रखा वो क्रोमेटिन। तो अब बेसिकली है क्या कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनको एक लूजली एक हेल्ड करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन कंडेंस होके एक टाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाईली कॉइल्ड, वो है क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का बेसिक होता है, अब डीएनए ट्रांसफर होगा तो पहले डीएनए के रेप्लिकेशन, डीएनए की एक और कॉपी बननी चाहिए जो पेरेंट्स से बच्चों में जाएगी, बच्चों में ट्रांसफर होगी। ठीक है। अब वेरिएशन क्या है,
वेरिएशन यही है कि जो डिफरेंस होता है इंडिविजुअल में, अब तुम बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे सेम तो नहीं दिखते हो, कुछ कुछ चेंजेस है, सबकी शक्ल अलग होती है, सबके फीचर्स कुछ कुछ अलग होते हैं। तो जो डिफरेंस है ना इंडिविजुअल्स का आपस में, सेम स्पीसीज का, अब आपके और बंदर के बीच कुछ तो डिफरेंस होगा। माना कि आपका भाई बहन आपको बंदर बंदरिया बोलता है, बट कोई तो डिफरेंस होता है ना, कि हम डिफरेंशिएट करते हैं कि एक कुत्ता और इंसान में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक बैल है और एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो उनमें डिफरेंस क्या है? हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है बट लेकिन हम आंखों से अगर देखेंगे तो उनके शारीरिक रूप से जो डिफरेंस हमें दिखेंगे तो वो है वेरिएशन, है ना। एक स्पीसी के अंदर जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड और दूसरी अलग अलग स्पीसी जैसे कुत्ता बिल्ली, इनको डिफरेंशिएट करेंगे, दो अलग अलग स्पीसी होगी तो इनके कुछ फीचर ऐसे होंगे जो अलग अलग दिखाई देंगे। तो यही जो फर्क है स्पीसीज का, सेम स्पीसी या डिफरेंट स्पीसीज का आपस में, ये है वेरिएशन। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें ही मेनली वेरिएशन आते हैं। ए सेक्सुअल में बहुत कम वेरिएशन हमें देखने मिलती है कि म्यूटेशन हो गया या कोई स्पेशल कंडीशंस में ही वहां वेरिएशन देखने मिलती है। अब वेरिएशन नॉन यूजफुल भी हो सकती है। ये मतलब वैसे तो क्लास 12th का एक एग्जांपल है। नॉन यूजफुल मतलब वेरिएशन यूजफुल क्लाइमेट के फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग यूजफुल नॉन यूजफुल हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेरिएशन यूजफुल भी हो सकती है, नॉन यूजफुल भी हो सकती है ना। कुछ यूजफुल है ये, जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, हम बंदर से हम इंसान बने हैं, है ना। तो ये यूजफुल भी हो सकती है, नॉन यूजफुल भी। अब वेरिएशन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, बदलता एनवायरनमेंट है तो बदलते एनवायरनमेंट में हम सरवाइव कर पाए। देखो क्या होता है, जैसे मौसम बदल रहा है, अब इस टाइम पे सीजन चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही है, तो कुछ लोग जल्दी एलर्जिक होते हैं मौसम से, फटाफट से वो जैसे ही मौसम चेंज हुआ एकदम से वो बीमार पड़ने लग जाते हैं, छींकें आने लग जाती है। तो वो मतलब उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उस चीज़ से उन्हें एलर्जी है। और वहीं एक दूसरा इंसान है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो बीमार नहीं होता, जिसका रेजिस्टेंस है इस चीज़ों को लेके। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो बेटर सर्वाइव करता है वही बेटर एडेप्ट करेगा। तो जिसमें अच्छे वेरिएशंस है उसको ज़्यादा सर्वाइवल के अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वेरिएशन से स्टेबिलिटी आती है स्पीसीज में, क्योंकि वो सर्वाइव बेटर करेगा। और इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो जिसमें अच्छी वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन है, वो सर्वाइव कर जाएगा, और जिसमें वेरिएशन नहीं है, जो सेंसिटिव है, वो खत्म हो जाएगा। अब दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, इसमें एसेक्सुअल में ना एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म सारे प्रोसेस करता है और अपना नया इंडिविजुअल बना देता है, नेक्स्ट प्रोजेनी बना देता है। लेकिन यहाँ एक या दो ऑर्गेनिज्म, मेनली दो ही होते हैं, कुछ एक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल, जो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना गैमीट का मेन रोल होता है। गैमीट क्या है? जो आपका स्पर्म है, ओवा है, या जो जर्म सेल्स है जिनसे फ्यूज होके एक नई प्रोजेनी बनेगी, उनको गैमीट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मेल फीमेल गैमीट्स चाहिए। अब यहाँ तो एक ही पेरेंट है, यहाँ कोई गैमीट का ज़रूरत नहीं होती, कोई प्रोडक्शन नहीं होता। अब गैमीट बने नहीं तो इनका फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन गैमीट है तो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है ना। दोनों फ्यूज करके एक जायगोट बनाते हैं जो आगे चल के उनकी प्रोजेनी कंटिन्यू करता है, जो आगे चल के बेबी बनाता है उस पर्टिकुलर स्पीसी का। इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है और यहाँ मियोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक क्या होता है कि एक सेल है, वो डिवाइड होके दूसरी सेल बना दी, दोनों का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है। लेकिन ये आगे तुम्हें मियोटिक, माइटोसिस, मियोसिस, ये 12th क्लास में तुम्हें डिटेल में पढ़ने मिलेगा। यहाँ तुम्हें इतनी पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। मियोटिक डिवीज़न रिडक्शनल डिवीज़न होता है। जैसे यहाँ तुम्हारे पास डीएनए है पेरेंट्स का, तो ऐसे लगा लो तुम्हारे पास दो डीएनए है, मतलब एक डीएनए की दो कॉपी होती है एक ऑर्गेनिज्म में। तो तुम में क्या होता है, मम्मी पापा दोनों से तुम में जीन्स आते हैं, तो एक कॉपी आएगी तुम्हारे मदर से, एक आएगी फादर से, तो तुम पूरा एक इंडिविजुअल बनोगे। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि गुण माँ बाप दोनों से आते हैं, है ना। हमारा डीएनए मम्मी पापा दोनों से आता है, तो दोनों से जब आएंगे तो आधे आधे आएंगे ना, तो यहाँ इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। जो गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म बनेंगी, एग बनेगा, तो उनमें हाफ हाफ आएंगे। दोनों के जो दोनों के क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, हाफ हाफ आएंगे और उनसे तुम्हारा जो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मियोसिस में ये चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। उसके मियोसिस के बाद इसमें माइटोसिस होती है। अब यहाँ पे
यहाँ पे क्या होता है जो ऑफस्प्रिंग, क्योंकि मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, कोई गैमीट नहीं बना, तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन नहीं आता तो जो ऑफस्प्रिंग बना है ना वो अपने पेरेंट्स बिल्कुल डिट्टो अपने माँ बाप जैसा दिखेगा। और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग के कुछ कैरेक्टर, अब तुम अपनी मम्मी पापा जैसे कुछ कुछ तो दिखते हो, ऐसे लोग तुम्हारी शक्ल देख के बता देते ना तू फलाने का लड़का है, तू फलाने की लड़की है। तो अब कुछ कैरेक्टर्स तो हमारे होते हैं सेम, पर कुछ डिफरेंस भी तो है, हम एग्जैक्टली तो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते, तो कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट भी होते हैं जो कि वेरिएशन कह देते हैं जिन्हें हम, है ना। तो सम कैरेक्टर्स प्रेजेंट भी हो सकते पेरेंट्स वाले, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। अब तुम्हारे पेरेंट्स इंसान है, तुम भी तो इंसान ही हो, है ना, तो कुछ सिमिलैरिटीज भी है बट कुछ वेरिएशंस भी है। अब यहाँ एसेक्सुअल में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन मोस्टली तो नहीं होती, पर कई बार इन केस अगर म्यूटेशन हो गया तो जेनेटिक वेरिएशन आ सकती है, बट ये रेयर कंडीशन है। और वही यहाँ पे मोर चांसेस होते हैं वेरिएशन के, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन और बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही है, इसकी वजह से यहाँ वेरिएशंस आती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजफुल क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रही। अब जो मतलब अब हम भी वही कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस, टाइम के साथ साथ जो इवॉल्व हो गया, जो चेंज हो गया, अब उस एनवायरनमेंट को उसने अडेप्ट कर लिया, वो सर्वाइव कर जाएगा। अब यहाँ कोई चेंज आ ही नहीं रहे, जैसे माँ बाप थे वैसे ही ऑफस्प्रिंग बनते जा रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म थे, तो यहाँ ये कोई इवोल्यूशन में हेल्प नहीं कर रहा। वहीं ये यूजफुल है क्योंकि हमारे अंदर नेचुरल सिलेक्शन के लिए यूजफुल है, क्योंकि वेरिएशन आ रही है थ्रू आउट द जेनरेशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, स्पोरुलेशन होती है। अब नाम सुन के घबरा मत जाना, चैप्टर में आगे बताऊंगी ये है क्या, ठीक है। इट अकर्स यहाँ पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है और हम ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होता है। अब फिजन क्या है, फिजन क्या है, देखो एक चीज है वो दो टुकड़ों में टूट गई या ज्यादा टुकड़ों में, तो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ये लोग ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही टाइप है ना। अब स्टार्टिंग में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल पे जाएंगे। तो एसेक्सुअल का टाइप है, तो ये इसमें क्या होता है, प्रोटोजोन्स में मेनली कैरी आउट होते हैं। फिजन में क्या होता है, एक प्लांट बॉडी है, ये टूट जाएगी कई दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में, ऐसे फिजन होके अलग अलग ऑफस्प्रिंग बना दिए। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने यही तो पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और अपने डॉटर सेल्स या अपनी ऑफस्प्रिंग बना देता है। तो अब ये जो नए जो इसने टूट गए, ये फिजन करके जो नए जो सेल्स बनाए हैं डॉटर सेल्स, इनमें हर एक ग्रो होके अपने पेरेंट जैसा बड़ा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये हो गया फिजन। अब फिजन कितने तरह का है, फिजन भी अलग अलग तरह का है। अगर एक ही डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल से दो बने हैं, दो डॉटर सेल बने हैं, दो मतलब कि बाई यूज किया जाता है दो वर्ड के लिए, तो अगर दो डॉटर सेल बनी है तो वो हो गया बाइनरी फिजन। और इसमें नियरली यहाँ पे जो पेरेंट का साइज था उसी के इक्वल साइज की ही दो डॉटर सेल्स बनती है, तो ये हो गया बाइनरी फिजन, है ना। बाइनरी फिजन के टाइम पे क्या होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और दो डॉटर सेल इक्वल साइज की ऑलमोस्ट बन जाती है। और ये भी यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में होता है। अब उसके बाद आते हैं हम मल्टीपल फिजन पे। ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम है, ये यूग्लिना, इनके डायग्राम्स। अब ये बाइनरी फिजन देखो अलग अलग तरीके से होता है। अब यूग्लिना में क्या होता है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अलोंग फिजन होता है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। वहीं ये जो पैरामीशियम है इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग फिजन होता है, ऐसे ही ये दो टुकड़ों में टूटता है इस एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और वहीं हमारा अमीबा ऐसा है, कहीं से भी टूट फूट के दो डॉटर सेल बना देगा, तो इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक्सिस नहीं है, ये इसलिए ये इर्रेगुलर बाइनरी फिजन हो गया। अब आते हैं मल्टीपल फिजन पे। अब जैसा नाम भी कह रहा है मल्टीपल, तो एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर मल्टीपल डॉटर सेल बना देगा, बहुत सारी। इसमें न्यूक्लियस भी सेवरल, क्योंकि बहुत सारी सेवरल डॉटर सेल बनेगी तो बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। शुरू में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में डिवाइड करते हैं, जैसे ये पेरेंट सेल है ना। अब अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगी तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक हार्ड सिस्ट बना लेता है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन है, सिस्ट बन गई, अंदर ही अंदर रहेंगी, अंदर रह के इनके पास कुछ और काम तो होगा नहीं, सोचती हैं रिप्रोडक्शन ही कर ले, रिप्रोडक्शन ही कर लें, जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों ने किया, वैसे ही जोक सपाट
तो वैसे ही ये क्या करेगी, सिस्ट है, अनफेवरेबल कंडीशन है, इसने अपने चारों तरफ एक थिक हार्ड सिस्ट बना ली अनफेवरेबल कंडीशन में से अपने आप को बचाने के लिए। तो अब ये इसके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर छोटे छोटे डॉटर सेल्स बना लेंगी, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो ये सिस्ट हट जाएगा, और ये सिस्ट हट जाएगा और छोटे छोटे डॉटर सेल जो बने थे सारे रिलीज हो जाएंगे, और ऐसे इस तरह से ये मल्टीपल फिजन होता है। तो ये कब होता है, व्हेन जो कंडीशन है अनफेवरेबल है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आई सिस्ट वॉल ब्रेक होगी और डॉटर सेल सारी रिलीज हो जाएगी। ये इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ किया हुआ है, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब बाइनरी और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या है ये देखो, इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और इसमें मल्टीपल बनते हैं क्योंकि मल्टीपल फिजन है। यहाँ ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, उस तरह से होता है। यहाँ भी साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो इंडिविजुअल बना देता है, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और मल्टीपल इंडिविजुअल डायरेक्टली बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड हुआ और आफ्टर वन कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, कैरियो की वर्ड न्यूक्लियस के लिए ही यूज होता है। तो जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और दो डॉटर सेल बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले मतलब पेरेंट सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस पहले हो जाता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ और अलग अलग सेल्स बन गए। यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे होते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हुआ और होते ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस होते हैं क्योंकि यहाँ दो में डिवाइड होना है तो एक ही कैरियोकाइनेसिस होगा, एक से दो बने। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस पहले हो जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और मल्टीपल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होते हैं तो अलग अलग मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। तो ये होता है बाइनरी फिजन अमीबा में मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, और ये होता है प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। अब बडिंग देख लेते हैं। बडिंग में क्या होता है, मेन इसका ना स्टैंडर्ड एग्जांपल हाइड्रा ही होता है हमारे पास बडिंग का। इसमें क्या होता है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी पे छोटा सा बड बनता है, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में बड फॉर्मेशन हुआ। ये बड ग्रो करेगा, एक इंडिविजुअल जब बनेगा बाद में वो सेपरेट होगा पेरेंट से और एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है यीस्ट, बैक्टीरिया, फ्लैटफॉर्म्स है, जेलीफिश है, सी एनेमोन और हाइड्रा, है ना। हाइड्रा इसका डायग्राम में सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हम हाइड्रा का ही देते हैं बडिंग के लिए, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड्स में। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखो ये मेनली स्पायरोगायरा जैसी स्ट्रक्चर में होती है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं स्पायरोगायरा। ये क्या होती है, मैच्योर हुई जैसे ये बड़ी हुई तो ये टुकड़ों में टूट के अलग अलग फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट होता है टुकड़े, है ना। तो ये एक मैच्योर स्पायरोगायरा है, ये फ्रेगमेंट्स में टूटा, दो डॉटर सेल बनी, ये आगे ग्रो होके मैच्योर जो स्पायरोगायरा है वो वापस बना देगी, फिर वो आगे वापस टूटेगी। तो ये हाइड्रा और स्पायरोगायरा दोनों में होता है। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है उसको तुमने तोड़ा और वो वैसा का वैसा ही वापस ग्रो कर गया। तुमने वो रामायण में देखा होगा ना, रावण के जैसे ही राम जी उसको बाण मारते हैं तो उसकी गर्दन कटती रहती है, वापस आती रहती है, कटती रहती है, वापस आती रहती है। तो वो क्या है, मतलब एक तरह से वो एक रीजेनरेशन ही है। ऑल्दो ह्यूमंस में हमें रीजेनरेशन नहीं होता, ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन है पूरी ह्यूमन बॉडी में जो रीजेनरेट करता है, जिसमें रीजेनरेशन की कैपेसिटी है, वो है लीवर। तुमने सुना होगा लीवर का जब ट्रांसप्लांट होता है तो ऐसे बोलते हैं ना, उसने लीवर का कुछ टुकड़ा अपने जो भी रिलेटिव है उसको दे दिया, एक बच्चे ने अपने पिता को दे दिया, एक बीवी ने अपने पति को दे दिया, पति ने पत्नी को। किसी का भी लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो एक पीस भी दे देते हैं क्योंकि लीवर रीजेनरेट कर सकता है, वो वापस नया बन सकता है एक छोटे पार्ट से। पर इतना भी नहीं, लिमिटेड रीजेनरेशन है उसमें भी। ऐसा नहीं है कि पूरा लीवर ही बन जाएगा अपने आप से, बट रीजेनरेशन पावर है और बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें लॉस्ट ऑर्गन, मतलब अगर ये देखो प्लेनेरिया इसका स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है। जैसे इसको यहाँ से तुमने काटा, यहाँ से काट दिया, यहाँ से भी काट दिया,
तो तुमने काटा, ये आगे वाला एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये भी एक नया, मतलब ये पूरा प्लेनेरिया पीछे वाला पार्ट ग्रो कर लेगा, ये बीच वाला काटा, ये आगे पीछे दोनों वाली स्ट्रक्चर फिर से ग्रो कर लेगा, ये जो टेल पार्ट है ये भी आगे का पूरा प्लेनेरिया बना लेगा। मतलब अगर 3 हिस्सों में काटा है तो 3 नए प्लेनेरिया और बन जाएंगे, है ना। ऐसा होता है। जैसे तुमने छिपकली की पूंछ देखी होगी कि पूंछ गिरी पड़ी रहती है ना, वो हिलती रहती है, उसमें भी जान होती है, लेकिन बाकी जो बची छिपकली है जिसकी पूंछ कट गई वो वापस अपनी पूंछ को ग्रो कर लेती है। लिजर्ड्स में जो मोस्ट कॉमनली होता है वो भी एक रीजेनरेशन है। तो प्लेनेरिया में ऐसा होता है। तो जो स्मॉल फ्रेगमेंट या पीसेस ऑफ देयर बॉडी कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। ये भी हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके एग्जाम्पल है। ये हाइड्रा बड़ा हर जगह आ रहा है। तो ये डायग्राम है, जैसे इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हर एक जो फ्रेगमेंट है इसका वो उसने एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। अब स्पोर फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, है ना। राइजोपस एक फंगस है। अब इसमें क्या होता है कि जो फंगस है ना उसके हाइफा पे एक ऊपर स्वोलन स्ट्रक्चर बनती है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं, जिससे आगे स्पोर्स फॉर्म होते हैं। और ये स्पोर्स जो होते हैं ना ये बड़े ही लाइट स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल एंड लाइट स्ट्रक्चर। ताकि ये लाइट स्ट्रक्चर क्यों है? ताकि ये इजीली डिस्पर्स हो सके एक जगह से दूसरी जगह जाके। और ये जैसे ही जर्मिनेट होते हैं स्पोर्स तो ये एक नए फंगस को, एक नए हाइफा को ग्रो करवा देते हैं, जैसे ही इनको सूटेबल एनवायरनमेंट, सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है। ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन के बाद हम आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंपल से सारे प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बहुत सिंपल से इसके सारे मेथड्स हैं। अब इसमें क्या होता है? बिना सीड के, सीड का फॉर्मेशन तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है प्लांट का, है ना, बट बिना सीड के हम वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करा रहे हैं प्लांट को विद द हेल्प ऑफ प्रोपेग्यूल्स। अब प्रोपेग्यूल्स क्या है मैडम? प्रोपेग्यूल्स है, लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, इनके थ्रू एक नया प्लांट बनाना, है ना, इनकी हेल्प से। तो 2 तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। अब अगले पे आते हैं। नेचुरल क्या है? अब नाम ही बता रहा है कि नेचुरल है, तो मतलब कि ह्यूमंस का कोई इंटरप्शन नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप होगा। जैसे आलू का एग्जाम्पल ले लो, आलू खाओगे? तो आलू में क्या होता है? आईज होती है। तो देखा होगा ना कि किचन में लंबे टाइम तक अगर आलू पड़ा है तो उसमें ग्रीन कलर के बड्स आने लग जाते हैं, वो उगने लग जाता है। मम्मी बोलती होगी ना कि आलू पड़े पड़े उगने लग गए। तो आलू उगने लग गए मतलब कि वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर रहा है। उसको तुम सॉइल में डालोगे तो एक नया प्लांट बना देगा वो पोटैटो का, है ना। और आलू अंडरग्राउंड स्टेम है ना, आलू स्टेम है, ये ध्यान रखना। और अंडरग्राउंड होता है, ये जमीन के अंदर आलू लगते हैं। तो अगर तुम इसे बरी करोगे तो ये अपना प्लांट बना के आगे प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये स्वॉलन होती है फ्लैशी स्टेम में, है ना, पोटैटो। और इसकी जो आईज होती है प्रेजेंट ऑन पोटैटो विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। यही मैंने समझाया। अब रूट के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ये जो स्वीट पोटैटोज है ये भी रूट होती है ना। ये एक अलग सा कंसेप्ट है। ये लोगों को फ्रूट लगता है जनरली कि प्लांट में ऊपर लगता होगा, है ना, फ्लावर में, बट स्वीट पोटैटो रूट है एक तरह की। वहीं डहेलिया, ट्यूलिप, इन सब की, डहेलिया, ट्यूलिप, इनकी रूट्स फ्लैशी होती है ना। तो ये भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करती है। इनके रूट के ऊपर बड्स प्रेजेंट होते हैं। वही जैसे आलू के ऊपर आईज थी, बड्स प्रेजेंट थे, वैसे ही इनके ऊपर भी बड्स होते हैं जो डिटैच होते हैं और एक नया प्लांट बना लेते हैं। लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है? जैसे जो प्लांट्स है ना, ब्रायोफिलम, कैलेनकोय, तो इन प्लांट्स के लीव की मार्जिन पे ना यहाँ बड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बड्स क्या करते हैं? ग्रो होके छोटा सा एक एडवेंटिशियस बड बनाते हैं और वो डिटैच होके एक प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये बड्स फॉल होते हैं और डेवलप इनटू प्लांटलेट्स। तो ब्रायोफिलम इसका सबसे। उसके बाद आर्टिफिशियल पे आते हैं। अब आर्टिफिशियल है मतलब कि इंसानों ने कुछ गड़बड़ करी है इसमें। अब ये फास्टर मेथड है। अब हमने नेचुरली कोई चीज़ है उसको छेड़छाड़ करके कुछ आर्टिफिशियल बनाया, तो ऑब्वियसली हम सब इतनी जल्दी में रहते हैं, तो हमने अगर कोई प्रोसेस डेवलप किया है तो वो इसीलिए किया है ताकि वो फटाफट हो जाए, है ना। और ये मेनली गार्डन्स और नर्सरीज में किया जाता है। नर्सरीज, गार्डन्स में जो प्लांट जो लोग बेचते हैं, है ना, या फिर अब नए कोई प्लांट का कोई फीचर लेके आना है प्लांट में, तो उसके लिए, या फिर डिजीज फ्री प्लांट बनाना है, तो इन सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आर्टिफिशियली करवाया जाता है।
अब कटिंग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? कट करके, मतलब इसमें क्या होता है, एक प्लांट पार्ट को कट किया, उसको सॉइल में लगाया, एक नया प्लांट बन गया, है ना। अब स्टेम कटिंग से कैसे होता है, जैसे तुमने रोज का सुना होगा कि घर पे जब रोज का प्लांट लगाते तो ऐसे बोलते हैं ना, कलम काट के ले आओ, मतलब उसकी स्टेम, कलम नॉर्मल लैंग्वेज में कलम कहते हैं, तो उसकी स्टेम काट के ले आओ। देखो ऐसे स्टेम काटते हैं और उसको सॉइल में हम लगा देते हैं और वो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो स्टेम कटिंग, रोज हो गया, बोगनविलिया है, क्रिजेंथेमम है, ग्रेप्स है, शुगर केन, बनाना, कैक्टस, ये सब इसके स्टेम कटिंग के एग्जांपल है कि आपकी इसकी स्टेम को कट करो, उसको सॉइल के अंदर लगा दो, एक नया प्लांट बन जाएगा। वैसे ही रूट कटिंग होती है, इसमें क्या होता है, आपको रूट कट करके लगानी होती है, जैसे रेस्पबेरी, ब्लैकबेरी, डेलिया, फिग, लाइलैक, ये सब एग्जाम्पल है। अब लेयरिंग क्या है? लेयरिंग क्या है, इसमें आपने क्या करना होता है, जो पेरेंट प्लांट है इसकी ब्रांच को थोड़ा सा आप बरी करते हो सॉइल के अंदर, है ना, बरी किया और थोड़ा सा जो इसकी टिप है ब्रांच की वो आपने बाहर रख दी। तो जैसे ही ये प्लांट यहाँ ये वाला प्लांट यहाँ ग्रो कर जाएगा ना, तो ये पेरेंट प्लांट से इसको कट करके, यहाँ से इसको कट करके डिटैच कर देंगे। तो ये पेरेंट प्लांट तो ऑलरेडी एक प्लांट था ही, अब ये जो हमने बरी करके ये जो लेयर बनाई थी, अब ये डिटैच कर दी हमने ग्रो होने के बाद, तो ये एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अ कट इज मेड इन पेरेंट प्लांट विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये एक पेरेंट प्लांट था, अब ये दो प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये लेयरिंग का तरीका होता है। उसके बाद ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग में देखो, एक प्लांट की स्टेम होगी, दूसरे की रूट होगी, है ना, इसमें, और जो स्टेम पार्ट होता है ना उसको कहते हैं हम स्कियोन, उसको हम कहते हैं स्कियोन। और जिस प्लांट का रूट पार्ट होगा ना उसे कहा जाता है स्टॉक। तो स्कियोन और स्टॉक दोनों को टाई कर दिया जाता है। जैसे एक प्लांट है, उसकी रूट है, उस पर हमें ग्राफ्टिंग करनी है, तो जिस पार्ट का स्टेम स्कियोन हमें चाहिए वो काट के लेके आएंगे। एक ऐसा जो एलिवेटेड, ये एक एंगल पे कट किया जाता है, इस कट को करके दोनों प्लांट को अटैच किया और इनको बांध दिया जाता है ताकि ये आपस में चिपक जाए, है ना, एक सिंगल प्लांट का फॉर्मेशन कर दे। तो इसमें क्या होता है कि दोनों थोड़े टाइम बाद, जैसे हमने यहाँ तो इसको टाई किया है स्टेम और रूट दोनों की, बट थोड़े टाइम बाद ये दोनों अटैच हो जाती हैं और कंबाइन होके एक सिंगल प्लांट का फॉर्मेशन करती है ना। दोनों की कैम्बियम, ये दोनों की कैम्बियम होगी ना, दोनों की कैम्बियम को हमने एक ये ऐसा एक एंगल पे कट देते हैं, दोनों को अटैच कर देते हैं और टाई कर देते हैं। अब ये ग्राफ्टिंग क्यों करी? इस ग्राफ्टिंग नहीं, सॉरी, पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के उस पे आते हैं, एडवांटेज पे। तो ये क्या है, एक तो क्विक और चीप मेथड है ना, ताकि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बना सके। मतलब हमें सीड की ज़रूरत नहीं, एक लीफ बहुत सारे प्लांटलेट्स बना रही है, एक स्टेम है जैसे कि पोटैटो है, तो एक ही बहुत चीप मेथड है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, एक बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए डिजीज़ फ्री प्लांट बनाया जा सकता है, जैसे कि जो हमने इसमें देखा ग्राफ्टिंग में। अब ग्राफ्टिंग का एडवांटेज यही है। तो इसमें क्या हुआ, मान लो ये जो प्लांट जिसका हम स्कियोन, जिसकी हम स्टेम लेके आए, इसकी रूट्स में कोई डिजीज थी, है ना, तो अब हम इसके बाद में प्लांट पे भी इफेक्ट आएगा। तो हमने क्या करा, इसकी स्टेम को कट किया और दूसरे प्लांट की रूट पे इसको अटैच कर दिया, है ना, तो डिजीज फ्री प्लांट्स बनाने के लिए। और अगर कोई डिजायर्ड कैरेक्टर हमें प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है, तो ये भी जो हमने आर्टिफिशियली करा, आर्टिफिशियल जो प्रोपेगेशन करवाया उसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि दो प्लांट्स हमने कंबाइन कर दिए ना, एक की स्टेम एक की रूट है, तो दोनों के फीचर, तो कोई डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए तो इसका भी यूज हम कर सकते हैं। और जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनाने हैं। अब जैसे देखो ब्रायोफिलम था, ये इसकी लीफ मार्जिन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बड्स थे, एडवेंटिशियस बड्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे एक बड ग्रो होगा और वो फॉल होके एक प्लांटलेट बना लेगा। तो जब इससे ही एक नई स्ट्रक्चर बनी है, एक नया प्लांट इसी लीव से ही बना है, तो इसकी जेनेटिकली आइडेंटिकली तो होगा, कुछ नया थोड़ी, उसमें वेरिएशन थोड़ी आएगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। और अगर सीड से बनेगा, सीड क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट होता है, अगर सीड से प्लांट बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, तो उसमें वेरिएशन होगी। अगर हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनाने हैं, मतलब कोई फर्क हो ही ना, कोई डिफरेंस ना हो, बिल्कुल सेम प्लांट बनाने हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और सर्वाइवल रेट भी प्लांट का ऑलमोस्ट 100% होगा। उसके बाद टिश्यू कल्चर पे आते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है? एक
टिश्यू को ग्रो किया जाता है सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में। मतलब कि हमने आजकल टिश्यू कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इससे लैब में बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। मेनली यहाँ हम जिस टिश्यू कल्चर की बात करेंगे वो एक प्लांट के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, रैपिड डिवीजन होता है कि एक सेल को डिवाइड करने के लिए, सेल को ग्रो करने के लिए जो जो एनवायरनमेंट, जो कंडीशन, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, हम लैब में उस टिश्यू को, उस सेल को देते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। जैसे आजकल तुमने देखा होगा, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो लैब में बेबी का फॉर्मेशन किया, जाइगोट का फॉर्मेशन किया, तो वो कैसे हुआ, है ना। लैब में जो चीज़ें बन रही है, ह्यूमन के ऑर्गन्स, या आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, साइंटिस्ट बहुत एडवांस चले गए हैं, है ना। तो लैब में किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी सेल को, टिश्यू को हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो कैसे, हम टेस्ट ट्यूब में, हम लैब की कंडीशन में सारी जो उसको कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसा टेम्परेचर, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर है ना। और ये बहुत, हम इसमें फास्ट और रैपिड डिवीजन करवा सकते हैं, तो रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, सेल को हम ट्रांसफर करते हैं अनदर मीडियम में कंटेनिंग हार्मोन, मतलब उसको हार्मोन ग्रोथ, उसका डिफरेंशिएशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में है। हम जो उसको, मतलब सेल की ग्रोथ के लिए अगर हमें फटाफट ग्रोथ करानी है, हमने ग्रोथ हार्मोन डाल दिया, उसकी ग्रोथ करा दी, डिफरेंशिएशन करा दी। तो अब प्लांटलेट हमने बनाया, टिश्यू कल्चर में हमने प्लांटलेट बनाया, उसको हम जैसे हमने ग्रो करा लिया, टिश्यू की फटाफट ग्रोथ कराई लैब में टिश्यू कल्चर से, उसके बाद प्लांटलेट बना, उसे हम सॉइल में, मिट्टी में लगा देंगे, वो ग्रो होके एक नया प्लांट बना देगा। और इसी टेक्निक को मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे बनाना है, एग प्लांट है, रोज है, तो इनके लिए इनको यूज किया जाता है। टिश्यू कल्चर के भी बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेज है। ये देखो, ये लैब में हमने छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कराए, इसको पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम, ग्रोथ हार्मोन, जो जो इसको रिक्वायरमेंट है सारी दी, धीरे धीरे ये देखो प्लांट ग्रो हो रहा है। जैसे ही प्लांटलेट का फॉर्मेशन हुआ, ये देखो जर्मिनेट हुआ, एक प्लांट बना, इस प्लांट को अब मिट्टी में ट्रांसफर कर देते हैं और ये एक प्लांट का पूरा मेच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी ना, मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब पढ़ाओगे। देखो आ गया, ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं एक्साइटमेंट वाला, अभी पढ़ोगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। और आगे जाके जब तुम क्लास 12th में, इन केस अगर तुम पीसीबी लेते हो, तो वहाँ तो रिप्रोडक्शन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहाँ तो दिमाग खराब हो जाता है लिटरली। मेरे को तो 12th क्लास में रिप्रोडक्शन में बहुत मुश्किल आई थी भाई, बाकी चैप्टर समझने ज़्यादा ईजी थे। तो इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट सेक्स होते हैं, मेल है, फीमेल है। अब पेरेंट क्या करता है, यहाँ पे मैंने पहले बताया था जो टेबल थी उसमें, कि जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बनता है, जर्म सेल्स है ना, जिन्हें गैमीट भी कहा जाता है। अब दोनों फ्यूज होके, ये आपका मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होके, ये सिंबल ना मेनली मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। आपने वॉशरूम्स के इधर उधर कहीं किसी वॉशरूम के बाहर या कोई ट्रायल रूम के बाहर देखा होगा, और ये फीमेल के लिए होता है। तो मेल और फीमेल के जो दोनों गैमीट्स है, ये फ्यूज होते हैं और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा जी। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। देखो, एक तो इसमें डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, गैमीट का फॉर्मेशन है, मियोसिस होता है, वेरिएशन आती है, तो डाइवर्सिटी बनती है ना, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। और एक न्यू कॉम्बिनेशन, मतलब हर बार जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अलग अलग तरह की वेरिएशंस आती है, जो हमारे इवोल्यूशन के लिए नेसेसरी है। और इवोल्यूशन ज़रूरी है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे आ जाते हैं। देखो, फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि उसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, और यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट। अब फ्लावर्स के पार्ट क्या क्या है, देखो, ये सबसे पहले जो ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन पत्तियां सी जो आप फूल के नीचे देखते हो, मेनली रोज फ्लावर में या हर फूल के नीचे हरे हरे रंग की पत्तियां दिखती है, तो इन्हें हम सेपल्स कहते हैं, है ना। और जो कलरफुल पार्ट है, जो अट्रैक्टिंग, जिसमें से खुशबू आती है फूल में से, तो वो होता है पेटल, है ना। और पूरा मतलब सेपल्स के पूरे एक वर्ल्ड को, वर्ल्ड ऑफ सेपल, मतलब जो पूरा इसका गुच्छा है, पूरे सारे सेपल्स जितने हैं फ्लावर में, उसको मिला के एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। और पेटल्स को, सारे पेटल के वर्ल्ड को मिला के एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कहा जाता है कोरोला। ठीक है। अब
इसमें आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे फ्लावर के। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है पिस्टिल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। अब पिस्टिल स्टेमन के भी आगे आगे पार्ट्स है। पिस्टिल के पार्ट्स क्या हैं? ये ऊपर एक प्लेटफॉर्म जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, फ्लैट, ये होता है स्टिग्मा। ये प्लेटफॉर्म ही एक्चुअली, क्योंकि पोलन ग्रेन आके यहाँ लैंड होता है, वो आगे बताऊंगी मैं। और स्टिग्मा के बाद आता है ये जो लंबी सी एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है आपका स्टाइल, है ना। स्टाइल तो मैम हमारे पास भी बहुत अच्छा है वो वाला नहीं, ये फिलामेंट है, ये स्टाइल है जो स्टिग्मा को कनेक्ट करता है ओवरी से। और ये जो बेसल पार्ट है, स्वोलन पार्ट है नीचे का, इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं मैम, ठीक है। उसके बाद अब मेल पार्ट पे आते हैं। मेल में क्या होता है? ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये होता है आपका एंथर। इसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके नीचे जो ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है जो इसको फ्लावर से कनेक्ट कर रही है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। ओके, सो ये हो गए पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब ये है जर्मिनेशन पोलन ग्रेन का कैसे होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। अब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड हुआ, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, ये एक पोलन ट्यूब बनी। पोलन ट्यूब मेल जर्म को, मेल गैमीट को कैरी करती है ओवरी तक, क्योंकि अगर दोनों गैमीट मिलेंगे ही नहीं तो रिप्रोडक्शन होगा कैसे। तो अब ये पोलन ट्यूब आई, इसने यहाँ पे कई तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है ना। जैसे यहाँ ओव्यूल है, उसके पास सिनर्जिड्स है, ये दो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है। यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है, एंटीपोडल सेल। तो अब यहाँ 2 मेल गैमीट आते हैं पोलन ट्यूब से। एक मेल गैमीट क्या होता है, यहाँ पे आपका जो बेटा एग है ना, एग के साथ एक मेल गैमीट जो ओव्यूल है उसके साथ मेल गैमीट फ्यूज होके आपका जाइगोट बना देगा, जो आगे जाके सीड का फॉर्मेशन करेगा। और वहीं जो आपका दूसरा मेल गैमीट है, दूसरा मेल गैमीट ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पर्म, है ना, जो ट्रिप्लॉइड्स, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। और इसी को मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, 2 मेल गैमीट अलग अलग चीजों से फ्यूज हुए, एक एग से, दूसरा इन पोलर न्यूक्लियाई से। तो इसी को कहते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कह दिया हमने। अब अगले पे आते हैं, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसकी मैंने पूरा एक डेफिनेशन फॉर्म में यहाँ आपके लिए अरेंज किया हुआ है। देखो अब फंक्शन क्या है, सेपल्स के हमने वर्ल्ड को कह दिया कैलिक्स, मतलब सारी सेपल्स। जैसे कि देखो मैं बना के बताती हूँ, ये आपकी पेटल्स हो गई फ्लावर की, है ना। ड्राइंग पे मत जाना, मैम की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बेटा। तो अब इसके नीचे यहाँ लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी ना, जो इसे प्रोटेक्ट करती है। फिर यहाँ फ्लावर की स्टेम होती है। तो अब इसका पूरा सारी सेपल्स को मिला के जो वर्ल्ड बनेगा, सेपल्स के वर्ल्ड को कहा जाता है बेटा कैलिक्स। और वहीं आपका जो पेटल्स है, जो अट्रैक्टिव कलरफुल फ्रेग्रेंस वाला पार्ट है, इसके वर्ल्ड को, एक पेटल है तो उसे सिंगुलरली एक को पेटल कहा जाएगा। अब पूरी सारी पेटल्स का जो ये गुच्छा एक वर्ल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे बेटा हम कोरोला कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, पेटल हो गया, सेपल हो गया। अब पेटल्स में क्या, ब्राइट एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस क्यों होती है फ्लावर्स में? ताकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा एक फ्लावर में, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है ये हम आगे मैं डिटेल में समझाऊंगी। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर ब्राइट कलर्ड और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रखता है। एंथर क्या है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जिसमें मेल गैमीट्स होते हैं, है ना। और फिलामेंट ये एक स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर है, लंबा, है ना, जो जिसके ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा क्या है, मैंने बताया एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है। तो इट रिसीव्स पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर। इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा है वो बहुत स्टिकी होता है, ताकि पोलन ग्रेन जैसे ही आए वो उस पर स्टिक हो जाए और जर्मिनेट करे आगे जाके। स्टाइल क्या है, स्टाइल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है, जैसे हमने डायग्राम में देखा। पोलन ट्यूब ट्रेवल करती है थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। इस डायग्राम में भी आपने यही देखा कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, स्टिग्मा पे आया था, जर्मिनेट होके यहाँ स्टाइल के थ्रू ओवरी तक आता है, ठीक है। अब उसके बाद ओवरी क्या है, बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल। और फ्रूट यहाँ पे कन्वर्ट, जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और जो आपका ओव्यूल है ना, जो मेल गैमीट से फ्यूज होकर जो एम्ब्रियो जो जायगोट बना है, वो आगे जाके सीड का फॉर्मेशन कर देता है। तभी तो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं ना।
तो ओव्यूल क्या है? प्रेजेंट इनसाइड ओवरी, कंसिस्ट ऑफ फीमेल गैमीट्स एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये आगे जाके सीड बना देता है। फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाई मतलब दो, मतलब दो सेक्सेस प्रेजेंट है, मतलब इसमें स्टेमन पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है एक ही फ्लावर के अंदर। जो हमने अभी डायग्राम देखा था उसमें भी दोनों मतलब जो स्टेमन और पिस्टिल प्रेजेंट थे, सो दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में या तो स्टेमन होगा, या तो मेल फ्लावर होगा, या फिर उसमें पिस्टिल होगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स देखते हैं। अब इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है। तो ये 3 फेजेस में पढ़ेंगे। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, क्योंकि गैमीट्स चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लांट के केस में तो पॉलिनेशन होगा। हम यहाँ प्लांट्स का पढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट्स में अब मेल फीमेल गैमीट बन गया, अब फीमेल गैमीट तो वहीं रहेगा, तो मेल गैमीट को चल के आना पड़ेगा, है ना। तो मेल गैमीट पॉलिनेशन के थ्रू फ्लावर के ऊपर आएगा और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन वही है जैसे कि मेल गैमीट एक तो मिला हमारे एग से मिलके उसने जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया, और दूसरा क्या हुआ था, जो मेल गैमीट है, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी, पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट थी, उससे मिलके पोलर न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूज होके इसने एक स्ट्रक्चर बना ली, है ना, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये 2 फर्टिलाइजेशन हुए, इसी को हमने नाम दिया डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अब पॉलिनेशन वही कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। ठीक है, अब कैसे देखो, लेट्स से ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है एक, है ना। अब इसमें क्या है, अलग अलग कलर से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये तो हो गया फीमेल पार्ट, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और अब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शो कर देते हैं यहाँ पे, है ना, ये एंथर हो गया, और ये 1 सेकेंड बेटा, हाँ। तो अब अगर सेम फ्लावर के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आ रहा है ना, तो पॉलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड होना। अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन आ रहा है तो ये हो गया सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अपना ही पोलन ग्रेन आ गया। और अगर किसी दूसरे फ्लावर का जो पोलन है वो इसके स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है तो वो हो जाता है क्रॉस। अब मैम दूसरे फ्लावर का कैसे आएगा, उड़ के आएगा, उड़ के ही आएगा। तो क्या होगा, एयर जो है वो कैरी करेगी, या फिर कोई वेक्टर है जैसे कि कोई बी है, कोई इंसेक्ट है, तो वो इनको कैरी करेंगे। ओके, एजेंट्स होंगे जैसे कि विंड, वाटर, एनिमल, इंसेक्ट, कोई भी। पोलन ग्रेन हल्के हल्के होते हैं, स्टिकी होते हैं, तो वो चिपक जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, मतलब सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो उसी की स्टिग्मा पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पोलन ग्रेन इज कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑन द अदर प्लांट। किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आ रहा है और किसी अलग ही फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, मतलब दोनों अलग अलग फ्लावर है, मेल फीमेल जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग फ्लावर्स के हैं। यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए ही नहीं हुआ, क्योंकि सेम फ्लावर है तो उधर से वो अपना पोलन ग्रेन लैंड करवा देगा, लेकिन यहाँ पे कैरी करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन लेस प्रेफरेबल है, क्योंकि बेटा देखो एक ही फ्लावर है तो उसमें क्या होगा, कोई वेरिएशन होगी नहीं, दोनों का जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होगा बिल्कुल। अब जेनेटिक मेकअप सेम है, कोई वेरिएशन आएगी नहीं, और अगर वेरिएशन नहीं आती तो वो इवोल्यूशन के एस्पेक्ट से हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती। कोई मिक्सिंग ऑफ जीन नहीं हुआ तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि अलग अलग फ्लावर्स है, दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग अलग हो गया, तो ये जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम प्रेफरेबल है। ठीक है, इसका एग्जांपल है पीनट्स है, व्हीट है, राइस है, एप्रिकॉट्स, टोमेटोज। इसमें मेज, कॉर्न, स्क्वैश, ब्रोकली, ये मेनली इनके फ्लावर्स जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ये एक ऑप्शन है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। अब एजेंट्स क्या है, एजेंट्स वो लोग हैं जो कैरी कर रहे हैं पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। अब इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग,
नॉन लिविंग, जैसे कि हवा है, पानी है, और बायोटिक मतलब कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, लिविंग है ना, तो इसमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स कोई भी हो सकता है जो पोलन ग्रेन को कैरी कर रहा है। अब फर्टिलाइजेशन पे आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन देखो, पोलन ट्यूब ग्रो हुई, पोलन ट्यूब ग्रो होके यहाँ स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आ गई, है ना, आ गई, पहली लाइन हो गई। अब दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट, मैंने बताया जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो दो मेल गैमीट आते हैं, दो मेल गैमीट आते हैं इस पोलन ट्यूब के थ्रू, तो ये दो मेल गैमीट आ गए। अब टिप ऑफ पोलन ट्यूब क्या होती है? रप्चर होती है, यहाँ पे आके ओवरी के बिल्कुल पास आके रप्चर होती है और दोनों मेल गैमीट को रिलीज कर देती है। अब ये दोनों मेल गैमीट को ओवरी के अंदर रिलीज कर देगी ताकि ये फर्टिलाइजेशन कर पाए। अब एम्ब्रियो सैक, जो ये एम्ब्रियो सैक है ओवरी का, अंदर का जो ये पार्ट है ना, देखो ड्रॉ करके बताती हूँ, ये आपकी ये हो गई आपकी ओवरी। इस ओवरी के अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग होता है, पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होती है, और इसी के अंदर ही एंटीपोडल सेल जो सारी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ 3 एंटीपोडल सेल होती है, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये एग हो गया, इसके पास 2 सिनर्जिड्स होते हैं, है ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो अब ये हो गया एम्ब्रियो सैक में एक एग एपरेटस होता है जिसमें एक तो हैप्लॉइड एग हो गया, है ना, हैप्लॉइड मतलब इसके वही मैंने जो कंसेप्ट बताया कि इसके जो डीएनए जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कोई चिंटू पिंटू लगा लो, इसके पास डीएनए की हर मतलब हमारे क्रोमोसोम क्या होते हैं 23 प्लस XX फीमेल में 23 प्लस XY, ये होते हैं ना मेल फीमेल के क्रोमोसोम, मतलब टोटल 24 पेयर्स होते हैं। तो इसमें से क्या होगा, हमारा हाफ पेयर ट्रांसफर होता है ना एक गैमीट के अंदर, तो इसको हम अब क्या होगा 24 है तो 12 जाएंगे ना हर एक में। तो इसमें क्या है, अगर इस पेरेंट के पास, पेरेंट फ्लावर के पास अगर 24 मतलब प्लांट के अलग होते हैं नंबर क्रोमोसोम्स के, बट जो भी है लेट्स से इसको N2N नाम दे दिया क्योंकि 2 पेयर है, तो अगर 2N पेरेंट्स, ये हमने ह्यूमंस का लिखा है ना क्रोमोसोम नंबर। अब इस प्लांट के पास 2N क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, N कोई भी नंबर हो सकता है, 2 मतलब पेयर में है, तो इस गैमीट के पास जो भी मेल फीमेल कोई भी गैमीट हो उसके अंदर एक ही पेयर आएगा, मतलब इसकी प्लॉइडी हो गई N, है ना। तो हैप्लॉइड का मतलब यही है कि एक सेट है क्रोमोसोम का उसके पास। अब एक हैप्लॉइड एग आया, 2 सिनर्जिड्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और 3 एंटीपोडल सेल है। इसमें देखो ये ऊपर 3 एंटीपोडल सेल हो गई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ पे नीचे ये देखो, ये जो डायग्राम में ये दिखा रहा है, यहाँ पे एक एग है और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। ये आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, अगर आपको रेफरेंस के लिए वो भी चेक कर सकते हो। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म डेवलप होगा, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमीट, पोलर न्यूक्लियाई से जो मेल गैमीट फ्यूज हुआ है वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। एंडोस्पर्म इसने बना दी, और जो मेल और फीमेल गैमीट जो मिले हैं, मेल और फीमेल गैमीट मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे, तो एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है। अब ओव्यूल क्या करेगा, जो पूरा ओव्यूल है ये मैच्योर होके सीड बना लेगा, और जो ओवरी है ये फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगी। अब सीड जर्मिनेशन पे आते हैं, तो सीड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। हमने यही देखा कि ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, तो सीड फाइनल प्रोडक्ट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब सीड क्या करेगा, डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आगे डेवलप होगा सीडलिंग में। ह्यूमंस के केस में तो फीटस बन जाते हैं, लेकिन प्लांट के केस में तो सीडलिंग बनेगा ना। ये सीड हमने बोया, सीड बोने से आगे ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से आगे जाके ये एक सीडलिंग बना, फिर एक प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। अब एम्ब्रियो जो है ना, ये सीड है, इसमें एक तो क्या होता है, सीड कोट होता है, ऊपर की जो लेयर है एक कोट होता है, वो सीड कोट हो गया। कॉटिलिडन्स, 2 ऐसी स्ट्रक्चर होती है कॉटिलिडन्स, ये जो आपको डायग्राम में दिख रही है कॉटिलिडन्स है, ये क्या फूड का स्टोरेज करती है। जब सीड डोरमेंट स्टेज में है तो एक स्टोर्ड फूड होता है इनके पास, जो कॉटिलिडन्स के पास होता है, ठीक है। और एक इसकी एक्सिस होती है,
इस सीड के अंदर एक जर्मिनेशन के लिए एक्सिस प्रेजेंट होती है। एक्सिस किस लिए होती है? क्योंकि ये होना चाहिए ना कि सीड का कौन सा पार्ट स्टेम का फॉर्मेशन, यानी स्टेम यानी शूट, तो शूट का फॉर्मेशन कौन सा पार्ट करेगा, रूट कहाँ से बनेगी, है ना। तो एक एक्सिस प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें ये जो टिप वाला पार्ट है जिसे प्ल्यूम्यूल कहा जाता है। प्ल्यूम्यूल क्या करता है? आगे चल के शूट का यानी स्टेम का फॉर्मेशन करता है। और जो लोअर पार्ट होता है ये होता है रेडिकल। रेडिकल क्या करता है? फ्यूचर में जाके रूट का फॉर्मेशन करता है। यही तो प्लांट होता है ना कि ऊपर की तरफ स्टेम आती है, नीचे रूट्स होती हैं। तो इस तरह से एक एक्सिस के अलोंग ये ग्रोथ होती है। अब आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें चाहिए? देखो, सबसे पहले अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमीट्स तो चाहिए होंगे। उसके बाद गैमीट होंगे, गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा। तो ये इवेंट्स है इसके। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स क्या है? ऐसी स्पेशल सेल्स है जो रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करती है, जो इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन में। अगर जर्म सेल ही नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों सेल्स के, इन दोनों गैमीट्स के फ्यूजन से ही तो जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट हो रहा है। तो मेल में स्पर्म्स होती हैं, जो गैमीट है, फीमेल में ओवा यानी कि एग होता है। तो गैमीट्स ये होते हैं, मेल में मेल सेल स्पर्म्स हो गई जो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल सेल में एग हो गया जिसे ओवा भी कहा जाता है। अब आते हैं प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक फेज है ना, जो आपकी टीन एज आती है, एडोलसेंस, जिसे एडोलसेंस भी कहते हैं प्यूबर्टी को। ये वो टाइम पीरियड है जब हम सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं और हम केपेबल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, है ना। वो सारे इवेंट्स कैरी आउट होते हैं, हम धीरे धीरे सेक्सुअली मेच्योर होते हैं। तो इट्स द टाइम पीरियड और स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलप ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल शो ग्रोथ एंड बिकम्स मेच्योर। यहाँ पे एक इंडिविजुअल सेक्सुअली मेच्योर होता है एंड ही और शी विल बी एबल टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देख लेते हैं। देखो, हाइट आपकी टॉल हो जाती है ना, ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो लड़के आते हैं ना टीनेज में आने के सडन एकदम बैम्बू की तरह बढ़ जाते हैं, तो वो हाइट टॉल हो गई। फेस में क्या, लड़कों के टीनेज में पिंपल्स आने लग जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, है ना। और जो इनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल, हार्मोन्स के लेवल चेंज होते हैं, हार्मोन के लेवल इंक्रीज होते हैं, तो इनके जो प्राइवेट पार्ट है, पीनस है, टेस्टिकल्स है, वो ग्रो करते हैं। वॉइस चेंज हो जाती है अचानक से। लड़के जब बड़े होने लगते हैं उनकी आवाज़ भी बदलने लगती है। आर्मपिट्स में हेयर्स, जो प्यूबिक हेयर्स है, ये ग्रो होने लग जाते हैं। फेस पे लड़कों के दाढ़ी आने लग जाती है, चेस्ट पे, आर्मपिट्स पे, लेग्स पे, है ना, प्यूबिक एरियाज में। वैसे ही फीमेल्स में क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में? देखो, पिंपल्स किसी किसी में आते हैं, किसी में नहीं आते, ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। क्योंकि इस टाइम पे आपके हॉर्मोन सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन फेज में होते हैं और हॉर्मोन्स का लेवल बहुत हाई होता है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, यू आर गेटिंग सेक्सुअली मैच्योर। वही आर्मपिट्स में हेयर आते हैं, मेंस्ट्रुएशन, लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। हाइट भी बढ़ती है इस टाइम पे क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ब्रेस्ट ग्रो होती है फीमेल्स में और हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है ना। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्या? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ना कोई वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे मेल का हो फीमेल का हो, पढ़ने में इतना इसको बहुत वो क्रीपी में वे में मत लेके जाया करो। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसको ना लोग बहुत ही अलग, बहुत ऑकवर्ड तरीके से देखते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या पढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। दिस इज बेसिक यार। सो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में ही होता है। और ये जो टेस्टिस है ना मेल्स में, ये एक मस्कुलर पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम का काम क्या है? ये एब्डोमेन के बाहर की तरफ टेस्टिस को हैंग करके रखता है। अब टेस्टिस बॉडी के अंदर भी तो प्रेजेंट हो सकते थे ना मेल की बॉडी में, क्यों नहीं है? ये बाहर, ये सॉरी ज्यादा भावुक हो गई। अब स्क्रोटम बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। बॉडी में हमारी पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ प्रोसेस हो रहा है मतलब उसका कोई कारण है। अब कारण क्या है? स्क्रोटम का बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होने का रीजन क्या है? अब फीमेल में तो बॉडी के अंदर ही ओवरीज है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बट मेल में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है ना, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा, उससे
2-3 डिग्री टेम्परेचर ना कम चाहिए होता है, स्लाइटली टेम्परेचर का स्लाइटली लो टेम्परेचर चाहिए हमारी बॉडी टेम्परेचर से। तो वो सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए आउटसाइड एक मस्कुलर सैक में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। इसके पीछे का ये रीजन है ना। और टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ। मेल में आफ्टर प्यूबर्टी थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, चलता रहता है प्रोडक्शन टिल द डेथ ऑफ दैट मेल, है ना। स्क्रोटम कंटेन्स द टेस्टिकल्स, है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है। ये हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर में यूरेटर जो किडनी से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से आ रहा है, ये यूरेटर यूरिन को कैरी करता है और ब्लैडर में लाके पोर कर देता है। उसके बाद मेल्स में क्या होता है, यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस से ये वास डिफरेंस निकल रही है जो लूप होके यूरिनरी ब्लैडर पे यहाँ से स्पर्म्स को कैरी करती है, और यहाँ पे रास्ते में इसे कुछ ग्लैंड्स मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, काउपर्स ग्लैंड होती है, बहुत सारी 2-3 तरह की ग्लैंड्स होती है जो यहाँ पे अपना सिक्रीशन, इन ग्लैंड्स ने जो सिक्रीशन किया है वो इसी स्पर्म्स के साथ साथ अपना सिक्रीशन भी डाल देती है ताकि स्पर्म्स मूव करे और स्पर्म्स को, चलो ये चीज आगे एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ डायग्राम को समझ लो। ये ग्लैंड्स भी अपना सिक्रीशन यहाँ पोर कर देती है स्पर्म के साथ, और वो पूरा जो सीमन बन जाता है, सारी ग्लैंड का सिक्रीशन स्पर्म सब मिला के जो एक सीमन बना है, वो सीमन इस पीनस के थ्रू मतलब पीनस के थ्रू यूरेथ्रा से होता हुआ आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब मेल के केस में क्या होता है, जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जो है मेल के केस में यूरिनोजेनाइटल डक्ट का काम करता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसका मतलब क्या है, मतलब कि मेल के केस में जो यूरेथ्रा है ये यूरिन को भी कैरी करता है और स्पर्म्स को भी कैरी करता है, तो एक सिंगल रूट होता है। बट फीमेल के केस में अलग होता है, फीमेल के केस में दोनों अलग अलग ओपनिंग्स होती है। अब इसमें एपिडिडाइमिस जो स्ट्रक्चर है, ये अगर देखो ये क्या करती है, टेस्टिस ने स्पर्म्स को बनाया, अब ये करेंगे स्पर्म्स को स्टोर करेंगी, रिसीव करती है स्पर्म को एंड स्टोर टेम्पररीली टिल इजैक्यूलेशन, क्योंकि स्पर्म रिलीज तो जब होगी जब एक मेल इजैक्यूलेट करेगा, तो तब तक ये उनको स्टोर करके रखती है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, तो ये क्या करती है, ये अपने सिक्रीशन पोर करती है स्पर्म्स के अंदर। वो सिक्रीशन किस काम आते हैं, अब देखो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां का पीएच एसिडिक होता है ना, वहां लो पीएच होता है। तो अब स्पर्म्स अगर उस मीडियम में जाएंगे तो वो एसिडिक पीएच से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एसिडिटी को कोप करने के लिए, उस एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए ये एल्कलाइन मीडियम बनाती है ना, एल्कलाइन मीडियम का फॉर्मेशन करती हैं, और ये स्पर्म की मोटिलिटी को भी इन्हांस करते हैं ये सिक्रीशंस। और ये सिक्रीशन अलग अलग ग्लैंड्स के होते हैं, और स्पर्म्स के साथ ये सिक्रीशन जब मिलते हैं तो एक सीमन बनता है। सीमन क्या है, सारी ग्लैंड्स का कलेक्टिवली एक सिक्रीशन और स्पर्म्स। अब ह्यूमन इसमें वास्ट डिफरेंसेस हो गए। वास्ट डिफरेंस हमने ये डायग्राम में समझा था ना, इसी में देख लो कि यहाँ स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, एपिडिडाइमिस ने स्टोर किया, जब इजैक्यूलेशन होगा तो वास्ट डिफरेंसेस को कैरी करेंगी और बीच में ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन पोर कर देंगे, ये यहाँ से लेके इसको कैरी करके और आगे पीनस के थ्रू ये इजैक्यूलेट हो जाएंगे। ब्लैडर क्या है, यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा क्या है, इट कन्वेज स्पर्म एंड यूरिन टू द पीनस वेयर दे आर डिस्चार्ज्ड। और पीनस का काम क्या है, ये डिपॉजिट करता है स्पर्म को इनसाइड द वेजाइना, क्योंकि जो फीमेल गैमीट है, जो ओवा है, वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट है। जो फीमेल गैमीट है, ओवा है, वो मूव नहीं कर सकता। अब मर्द को ही मेहनत करनी पड़ेगी उसको स्पर्म को डिलीवर करने के लिए टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब मेल क्या करेगा, अपने स्पर्म्स को डिलीवर करेगा वेजाइना में, एंड यूरेथ्रा से ही यूरिन का भी डिस्पोज होता है। तो इसीलिए पीनस को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। अब फीमेल पे आते हैं। फीमेल में क्या होता है, ओवरीज। जैसे मेल में टेस्टिस है, वैसे ही फीमेल में प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो है हमारी ओवरीज, है ना। दीज आर द ओवरीज। ओवरीज के आगे फेलोपियन ट्यूब होती है जो ओपन होती है यूट्रस में। यूट्रस एक छोटी सी आगे कैनाल आती है यूट्रस के, जिसे सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स आगे ओपन होता है वेजाइना में, ठीक है। तो हर ओवरी का दो फंक्शन होते हैं। पहला तो उसका जो प्राइमरी फंक्शन है, गैमीट
फीमेल गैमेट या एग का या ओवम का फॉर्मेशन करना। दूसरा क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सिक्रीट करना। मेल में भी सेम होता है, टेस्टिस के दो काम है, पहला है स्पर्म का फॉर्मेशन, और वही मेल के केस में भी टेस्टिस का दूसरा फंक्शन है मेल हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराना। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं मेल में, अब जो लोग जिम में जाते हैं वो टेस्टोस्टेरोन लेवल का अपना बड़ा वो रखते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहे, तो उससे क्या होता है कि वो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है ना। मेल की बॉडी है, मस्कुलर है, हम मेल और फीमेल में डिफरेंस भी तो है ना, तो वो हार्मोन्स की वजह से ही होता है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा तो मेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी के टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं। अब ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन क्या है, ओवा का रिलीज होना ओवरी से, ओवरी यहाँ से एग रिलीज करेगी मतलब ओव्यूलेशन हो गया। अब उसको फेलोपियन डक्ट कलेक्ट करेगी, यहाँ इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं प्रेजेंट जिसे फिम्ब्रे कहा जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब इसे कनेक्ट करेगी, इसी फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स आएंगी, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूट्रस की जो अंदर की वॉल, यूट्रस की ना 3 वॉल होती है बेटा, देखो बाहर की वॉल होती है पेरीमेट्रियम, बीच की जो लेयर होती है वो होती है मस्कुलर, मसल्स होती है उसमें जो क्या करती है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम में ये हेल्पफुल होती है कॉन्ट्रैक्शन कराने में। तो यहाँ होती है मायोमेट्रियम, ये थोड़ी एडवांस बातें हैं बट आपको समझनी चाहिए। और अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली लेयर है ये होती है एंडोमेट्रियम, और ये क्या होती है हर महीने नई बनती है और ब्रेक होती रहती है। अब देखो अगर यहाँ से ओवर रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब में गया, फेलोपियन ट्यूब में वो अगर स्पर्म आती है, इन केस स्पर्म से अगर फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल्स प्रिपेयर्ड होती है, ये प्रिपेयर्ड है इम्प्लांटेशन के लिए। अब इम्प्लांटेशन क्या है, यहाँ पे जो मतलब फर्टिलाइज होकर जायगोट बना तो वो जायगोट यहाँ यूट्रस में आके इसके अंदर इम्बेड हो जाता है, इसके अंदर चिपक जाता है एंडोमेट्रियम में, क्योंकि ये इस एंडोमेट्रियम में वो आके चिपकेगा, इम्प्लांट होगा, उसके बाद ही उस एम्ब्रियो का उसका एम्ब्रियो का उस जायगोट का आगे डेवलपमेंट होगा। यही एंडोमेट्रियम उसको ग्रोथ, नरिशमेंट, डेवलपमेंट देगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो ये है, अगर स्पर्म आई नहीं, अगर एक फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस केस में क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी और थ्रू द सर्विक्स, थ्रू द वेजाइना ये बाहर निकल जाएगी, और इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। एक फीमेल में जो पीरियड्स आते हैं वो यही है कि एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, इसने बेबी का वेट किया कि शायद जायगोट आएगा, मैं उसको पालूंगी, पोसूंगी, 9 महीने तक उसका सारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, नरिशमेंट सब कुछ मैं करवाऊंगी, क्योंकि इस बेबी का सब कुछ इस एंडोमेट्रियम में होता है। तो अब वो बेबी आया ही नहीं तो ये निराश होकर चली जाती है, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड रूठ के भाग जाती है ना अगर तुम उसकी डिमांड्स को पूरा ना करो, तो वैसे ही एंडोमेट्रियम भी अब क्योंकि जायगोट नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये भी थ्रू द वेजाइना शेड ऑफ हो जाती है हर महीने। तो हर महीने इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हर महीने फीमेल में एक ओवा रिलीज होता है, हर महीने एक ओव्यूलेशन होता है। तो अब ये होने से क्या होगा, एंडोमेट्रियम जब शेड ऑफ होगी, ये जब ब्रेक होगी, थ्रू द वेजाइना ये बाहर आएगी, तो एक फीमेल में पीरियड्स आएंगे। और पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन के नाम पे थोड़ा मतलब सोसाइटी बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है मेंसेस का नाम सुन के, कि लड़कियां हैं तो उन्हें शुरू से एजुकेशन ही नहीं दी जाती कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन है क्या। मतलब ये कोई शर्म की बात तो नहीं है ना, देखो कि अगर एक फीमेल मेंस्ट्रुएट कर रही है तो इट्स अ गुड थिंग कि शी इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। आई थिंक इसीलिए हमारी सोसाइटी को जरूरत है कि हम इन चीजों के बारे में ओपनली बात करें। अब फेलोपियन ट्यूब क्या है, तो आगे से कभी भी मतलब मेंस्ट्रुएशन के नाम पे ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहती हूँ हर पेरेंट को अपने बच्चों को शुरू से, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, इस चीज की एजुकेशन देनी चाहिए। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, फेलोपियन ट्यूब यही है जो कैरी करती है ओवरी से, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, एग को कैरी करती है, चैनल है एक जो यूट्रस तक एग को कैरी करती है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पे फ्यूजन होता है ओवा का स्पर्म से, है ना, ये एग को रिसीव करती है और ओवरी रिलीज, ओवरी से जो एग रिलीज हुआ है उसको रिसीव करेगी। यूट्रस क्या करती है, इट ensures and supports the creating of a child. Uterus is lined by endometrium. 3 layers होती है यूट्रस के, 3 layers होती है यूट्रस में, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम,
एंडोमेट्रियम, जिसमें से एंडोमेट्रियम बार बार शेड ऑफ होती है और नई नई बनती रहती है। सर्विक्स क्या है? एक रिंग ऑफ मसल्स है दैट आर नियर बाय द लोअर एंड ऑफ यूट्रस। यहाँ यूट्रस के लोअर एंड पे जो ये मसल्स की एक रिंग प्रेजेंट है, इसे सर्विक्स कहा जाता है। ये सर्वाइकल कैनाल है, उसके बाद ये वेजाइना होता है। और सबसे अच्छी बात, सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, बर्थ कैनाल, ठीक है, जहाँ से बेबी का बर्थ होता है। वेजाइना, यहाँ पे स्पर्म डिपॉजिट होती है बाय द पीनस एंड एक्ट एज अ बर्थ चैनल फॉर अ चाइल्ड। यहाँ पे सिर्फ बर्थ कैनाल वेजाइना को लिखा है, बट कलेक्टिवली बर्थ कैनाल बनती है। बर्थ कैनाल किससे मिलके बनती है बेटा? बर्थ कैनाल होती है वेजाइना प्लस सर्विक्स, इन दोनों से मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन देखो, कॉपुलेशन हो गया, कोपुलेशन मतलब जो इंटरकोर्स है वो हो गया, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म एक इजैक्यूलेशन में जो होता है, एक इजैक्यूलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होती है। मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज हुई ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन। अब स्पर्म क्या करेंगे? इनमें टेल होती है प्रेजेंट, स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है ना, तो स्पर्म अपनी टेल के थ्रू स्विम करते हुए जाएगी फीमेल एग तक विद द हेल्प ऑफ अ टेल, है ना, और स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग। और सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसी होगी जो उनमें से तेज दौड़ के आगे रेस को जीत गई, जो पहले पहुंच गई, उसने जो पहले आओ पहले पाओ, तो पहले जो स्पर्म पहुंच गया वो एग को फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज एग क्या होगा? यूट्रस की तरफ मूव करेगा आगे की अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट, है ना, नरिशमेंट के लिए। जायगोट बना, जायगोट से फीटस बनता है, फीटस चेंज हो, फीटस से आगे एम्ब्रियो बनता है। और अब इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या है? एक ग्रोइंग एम्ब्रियो है, वो अटैच हो गया एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से। शायद मैंने पहले कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने आई थिंक आपको पहले बताया, वहां पे मैंने जायगोट से एम्ब्रियो बता दिया, सॉरी माय मिस्टेक। जायगोट से फीटस बनेगा, फीटस से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, थोड़ा वर्बल वो हो गया मिसकम्युनिकेट, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब ये देखो फर्टिलाइज एग हुआ। अब इसमें क्या होता है? डिवीजन होते रहते हैं, क्योंकि सिंगल सेल से जो मतलब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, जो एक फर्टिलाइज एग बना, वो आगे अब डिवाइड होता रहता है, उसकी सेल्स बढ़ेगी तभी तो एक बड़ा एक फीटस बनेगा। तो फर्टिलाइज एग हुआ, 2 सेल स्टेज आई, वो आगे डिवाइड 4, 8, 16, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना। वो ब्लास्टोसिस्ट जाके, ये ब्लास्टोसिस्ट है ना जो, ये आगे जाके अटैच होता है यूट्रस की वॉल से, एंडोमेट्रियम से, और यही इम्प्लांट होता है, अटैच टू एंडोमेट्रियम, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट, फिर ये 4 वीक का फीटस है, ये 10 वीक का है, ये 16 वीक का, ये 20 वीक्स का फीटस है। अब एक ग्रोइंग एम्ब्रियो जो है, ये बच्चा है, यूट्रस में प्रेजेंट है, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेगा? एक माँ के पेट में बच्चा कैसे न्यूट्रिशन लेता है? तो ये मदर के वूम्ब में, मदर के वूम्ब मतलब यूट्रस जहाँ बच्चा प्रेजेंट है, जहाँ ग्रो कर रहा है, वो उसे वूम्ब कहा जाता है। तो मदर के वूम्ब में क्या करेगा? नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। बच्चों के प्लेसेंटा होता है, यहाँ ये प्लेसेंटा है ना, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ बच्चे से आके प्लेसेंटा से जुड़ती है, प्लेसेंटा से बच्चा न्यूट्रिशन लेता है ना। प्लेसेंटा में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाइज प्रेजेंट होती है। याद करो, हमने लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेशन में ये पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में ऐसे विलाइज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। वैसे ही प्लेसेंटा में भी विलाइज प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो की साइड पे, जिससे लार्ज सरफेस एरिया मिलता है। किसके लिए ये सरफेस एरिया क्यों चाहिए भाई? ये इसलिए चाहिए कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मदर से पास हो सके टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एम्ब्रियो से मदर तक जा सके। क्योंकि देखो, जो बच्चा वोम में है वो अपना एक्सक्रीशन बाहर तो करने नहीं जाएगा, वो मदर के थ्रू ही करेगा ना, जब तक वो मेल फीमेल की बॉडी के अंदर है। तो वो एम्ब्रियो का जो भी एक्सक्रीशन होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्लेसेंटा के थ्रू अपने मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है, और वहीं से मदर के थ्रू ही वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो सोचो तुम्हारी मम्मी क्या है तुम्हारे लिए, देखो साक्षात एक तुम्हारे लिए चमत्कार होती है माँ। क्योंकि देखो, तुम जब पेट में हो तुम सब कुछ अपनी माँ के थ्रू कर रहे हो, सब कुछ, खाना पीना, एक्सक्रीशन, व्हाटएवर। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले भी। क्या होगा? एग फर्टिलाइज नहीं हुआ फीमेल में तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा,
फीमेल के पीरियड्स आएंगे। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग, हर महीने एक एग रिलीज होता है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है हर महीने की फर्टिलाइज एग आएगा और उसमें इम्प्लांट होगा, तो इसलिए उसकी लाइनिंग थिक बन जाती है, स्पॉन्जी बन जाती है, ताकि बेबी को सपोर्ट कर सके, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। बट एग अगर फर्टिलाइज ही नहीं हुआ है ना, तो ये उसका वेट करती है, फिर भी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे टूटने लग जाएगी। इट स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ, हर महीने होता है 28 डेज, हर फीमेल का वैरी करता है 28, 30, 32 डेज, हर फीमेल का मतलब एक ऑन एन एवरेज लेके चले 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ये साइकिल रफली हर महीने चलता है, विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। इट इज लास्ट अबाउट 2 to 8 डेज, हर फीमेल का वैरी करता है, एक रेंज में होता है, किसी के 2 दिन तक मेंस्ट्रुएशन चलता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 डेज, ऑन एन एवरेज 6 to 7 डेज होते हैं फीमेल में। वट हैपन्स अगर एग फर्टिलाइज ही नहीं, एग के साथ क्या क्या होता है, देखो फीमेल ओवरी है, इसने हर महीने एक एग रिलीज करती है, यूट्रस की वॉल प्रिपेयर होती है ना। इस एक फ्लो चार्ट से क्या होता है, देखो तुम भी फ्लो चार्ट बना के पढ़ा करो, फ्लो चार्ट बना के पढ़ने से क्या होगा, एक सिस्टमैटिक वे में चीजें तुम्हें समझ आएंगी। अब इस चार्ट में देखो डायरेक्टली तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या क्या प्रोसेस कैसे हो, इतने लंबा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर तुम बोर्ड्स में भी ऐसे अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में आंसर लिखोगे ना, तो एग्जामिनर पे एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है इन चीजों से फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो अगर देखो यूट्रस की वॉल थिक हुई, अगर फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के थ्रू तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो एग और यूट्रस की वॉल, ब्लड वेसल, ये सारी चीजें मिलके शेड ऑफ हो जाएंगी, ब्लीडिंग होगी फीमेल्स में, विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। अब क्या होता है ना, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जन्म से तो नहीं होते, पीरियड्स बचपन से, जन्म से नहीं आते। तो एक जब प्यूबर्टी की फेज आती है, 11 to 12 ईयर्स की फेज जब आती है फीमेल में, तब उसके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, है ना। जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो रही है, तो स्टार्टिंग जो होती है पीरियड्स की, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मिनार्के, है ना। और 12 to 15 ईयर्स की ये जो एज है, इतने टाइम तक एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू रहता है ना। और 50 ईयर्स के बाद, अब मेल्स के केस में क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद टिल द डेथ उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, स्पर्म का प्रोडक्शन चलता रहता है। बट फीमेल के केस में 50 ईयर्स के बाद जो पीरियड्स है, जो मेंस्ट्रुएशन है, वो स्टॉप हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम मीनोपोज कहते हैं, ठीक है। तो मिनार के बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो पूरा साइकिल चल रहा है 12 to 50 ईयर्स की एज तक, और 50+ ईयर्स में स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, जिसे मीनोपोज कहा जाता है। देखो अब इतने सालों तक एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन चलता जा रहा है। सोचो, पीरियड्स आर नॉट ऐसा हलवा नहीं है भाई, लड़कों तुम जब फील करोगे देन यू विल गेट टू नो कि क्या चीज़ है, फीमेल किन किन चीज़ों से सफ़र करती है, कितना स्ट्रॉन्ग होती है। हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है भाई। एक फीमेल जितनी स्ट्रॉन्ग है, यू कांट थिंक। सो अब हॉर्मोन्स पे आ जाते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, ग्रोथ कराता है ना। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल भी करता है। थायराइड क्या करती है, ये ग्लैंड्स के नाम है, यहाँ हार्मोन्स है, यहाँ इनके फंक्शंस है, ठीक है। थायराइड क्या करती है, थायरोक्सिन रिलीज करती है। ये थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। और थायराइड ग्लैंड के पास ही पैराथायराइड ग्लैंड होती है। अब ये पैराथॉर्मोन रिलीज करती है, ये कैल्शियम के बैलेंस को कंट्रोल करता है बॉडी में। एड्रीनल ग्लैंड ये एड्रीनलिन रिलीज करती है, जो बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी के लिए। ये 3F रूल सुना होगा आपने, फाइट फ्लाइट फियर। इमरजेंसी जब केस आता है ना कोई भी बॉडी का, इस तरह का फाइट फ्लाइट फियर कुछ भी, तो ये एड्रीनलिन बॉडी में रिलीज होता है। जैसे एकदम से आपको किसी ने बोल दिया अरे यहाँ सांप है, सांप देख के आप एकदम से पैनिक हो जाओगे ना, डर जाओगे। तो उस फियर वाले कंडीशन में, या आपको टीचर ने वाइवा में 4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो आपको आते ही नहीं, तो नर्वस हो गए ना, आपके पास कोई जवाब नहीं है, और टीचर को देख के, एग्जामिनर को देख के तो वैसे ही हवा टाइट हो जाती है बच्चों की। तो ऐसे केस में ये इमरजेंसी हार्मोन आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। तो अब जो लोग डायबिटिक होते हैं तो उसमें ये इंसुलिन ही गड़बड़ करता है मेनली। 2-3 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 टाइप 2 आपने सुना होगा। तो ये आपने सुना होगा ना, डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन
इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, तो उनके इंसुलिन गड़बड़ा गया, या तो इंसुलिन उतना ज़्यादा जितना अमाउंट चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है ना, और अगर या फिर ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ जाता है बॉडी में, तो इस केस में क्या करते हैं, इंसुलिन दिए जाते हैं ताकि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो सके। इंसुलिन का काम यही है बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, क्योंकि देखो इंसुलिन क्या करता है, हमारे खाने में डाइजेशन में हमने पढ़ा कि फूड का ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बनाने में, एटीपी के प्रोडक्शन में। तो अब ग्लूकोज का काम मेनली हम मतलब कि एनर्जी जो ले रहे हैं, एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, वो इसी ग्लूकोज से कर रहे हैं। अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव कब करेंगे, जब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी के टिश्यू या सेल्स में जाएगा और वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होगा। पर अगर ये ब्लड में ही घूमता रहेगा, उन सेल टिश्यू के पास जाएगा ही नहीं, और एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये क्या करता है इंसुलिन, ये सेल और टिश्यू से ग्लूकोज का अपटेक कराता है, उनको बोलता है कि इस ग्लूकोज को लो और एनर्जी बनाओ। पर अब इन पे अब इंसुलिन ही नहीं रहा, तो सेल और टिश्यूज तक ग्लूकोज कौन पहुंचाएगा, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो अक्सर जो डायबिटीज वाले पेशेंट यही होते हैं कि वो बड़े लेथार्जिक होते हैं, उनमें एनर्जी बड़ी कम होती है। टेस्टिस मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन बनाता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और ओवरीज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनते हैं जो फीमेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब जाइगोट और फीटस में डिफरेंस क्या है। जाइगोट क्या होता है, देखो फर्टिलाइज एग है ना, मेल फीमेल गैमेट मिले और फ्यूजन के बाद जो स्पर्म का जो एग से फ्यूजन हुआ, इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और यही जाइगोट, ये जो फर्टिलाइज एग है, इससे जाइगोट बनाई, ये जाइगोट बार बार डिवाइड कर करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराता है। और वो एम्ब्रियो, लेक्चर में शायद स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, तो थोड़ा वो ध्यान रख लेना। तो होता क्या है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपके लिए। तो शुरू में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, अब फ्यूज होके इन्होंने क्या करा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। ये जाइगोट डिवाइड होता है आगे, और जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनती है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये एम्ब्रियो आगे जाके फीटस बनाता है, फीटस क्या है, वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम बॉडी पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। एक बच्चा है, उसके मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं, मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन चुका है ना, तो ये होता है फीटस। एम्ब्रियो ही डेवलप होता है फीटस में। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आ जाते हैं हम लोग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसमें ओवरऑल हेल्थ होती है, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल प्रोस्पेरिटी। हेल्थ क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन भी बेसिकली यही होती है कि ज़रूरी नहीं है आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो। सोशल, मेंटल और फिजिकल हर तरीके से हेल्दी होना ही एक हेल्दी पर्सन की निशानी है। मतलब आप सोशली भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली आप किसी तरह से परेशान नहीं है, और आपको फिजिकली भी आप फिट हैं, देन यू आर कॉल्ड एज हेल्दी, है ना। नॉट जस्ट द नॉन अटेंडेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव डिजीज और एलिमेंट। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दो एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल मेजर्स, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी। देखो पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना भी ज़रूरी है, बर्थ रेट है, अगर मतलब लोग अब रिप्रोड्यूस करते ही जाएंगे, बच्चे प्रोड्यूस करते जाएंगे, तो हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी, हर चीज़ पे, हमारी रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ता है। तो एक पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना भी ज़रूरी है। बर्थ कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बर्थ कंट्रोल मेजर्स ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ कोई कपल है और अगर वो उस टाइम पे बेबी प्लान नहीं करना चाह रहा, तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। और अगर किसी कपल के ऑलरेडी बच्चे हैं, है ना, उनको और बच्चे या और प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए, तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स का वो लोग यूज़ करते हैं। एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम इन डिजीज़ को भी, क्योंकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो ट्रांसमिट हो रही है, इनको कंट्रोल करने का भी एस्पेक्ट देखते हैं। और इनफर्टिलिटी, है ना, अगर कोई इनफर्टाइल है तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। देखो अब इनमें भी ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बैरियर जो भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है या कुछ भी है। देखो बीइंग अ डॉक्टर इट्स माय ड्यूटी टू एजुकेट द सोसाइटी, टू एजुकेट पीपल, एंड इट्स योर ड्यूटी टू। तो इसमें ऑकवर्ड होने वाली ज़रूरी नहीं है, ये बेसिक हमारा राइट है इन चीज़ों को जानना। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, सो फील फ्री, ऑकवर्ड मत हो ऐसी चीज़ों को सुन के, चाहे मेंसुरेशन है, चाहे बेसिक सेक्सुअल एजुकेशन है, तो ये दीज आर योर बेसिक राइट्स, आपको जानना ज़रूरी है ना। तो इनको लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं एक्सप्लेन करने में, बताने में, ऐसा कुछ होने वाली है ही नहीं भाई कुछ। दीज आर नेसेसरी थिंग्स
एंड यू मस्ट बी एजुकेटेड। सो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? वो मेथड्स और टेक्निक्स जिनसे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई कपल अगर कर रहा है ना, तो प्रेगनेंसी अगर उनको नहीं चाहिए, इन केस उनके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं और बच्चे नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, तो या किसी भी केस में दे want to avoid the pregnancy, तो वो इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। अब ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कई तरह के होते हैं। पहला है मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकली कोई बैरियर लगा दिया बीच में। दूसरा है केमिकल मेथड, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD कहते हैं, और सर्जिकल मेथड्स आते हैं। ये 4 मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है मैकेनिकल, इसमें क्या है? फिजिकल डिवाइस, जैसे कॉन्डम्स है ना, मेल्स के लिए भी आते हैं, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, जिसे फेमिडम्स कहा जाता है। फीमेल कॉन्डम्स को कहा जाता है फेमिडम्स, ठीक है, फेमिडम्स का यूज किया जाता है ना, ये एग्जांपल्स है। या फिर डायफ्राम भी होते हैं, डायफ्राम भी फीमेल्स में यूज होते हैं, और ये क्या करते हैं? स्पर्म को मीट नहीं होने देते एग से, ओवा और स्पर्म का एक बैरियर बना देते हैं बीच में, ताकि उनका सेपरेशन रहे और फर्टिलाइजेशन ना हो, अल्टीमेटली इवेंचुअली प्रेगनेंसी ना हो। बैरियर मेथड प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इफ समबडी इज यूजिंग बैरियर मेथड्स, है ना, तो बैरियर मेथड क्या करता है? STDs को भी प्रिवेंट करता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड नहीं होती क्योंकि इसमें। अब केमिकल मेथड में क्या आता है? क्योंकि केमिकल है तो ऑब्वियसली कोई मेडिसिन ही होगी, कोई पिल्स होंगी, तो इसमें पिल्स होती है, ओरल पिल्स होती है जो हम ओरली कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर वेजाइनल पिल्स होती है। ये पिल्स में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं बेसिकली। अब देखो, तुम कुछ भी मेडिसिन ले रहे हो, किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन है, चाहे वो पेन किलर ही क्यों नहीं है, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। अब नेचुरली तुम किसी चीज़ से छेड़छाड़ करोगे, या बीमारी में, सिर दर्द में मेडिसिन ले रहे हो, देखो मेडिसिन ज़रूरी है किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, बट अननेसेसरी मेडिसिन लोगे, हर मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है। ऐसी दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, है ना। सॉरी। तो अब क्या होता है? इसमें हार्मोन के फॉर्मुलेशंस होते हैं, तो ये या तो ओवा को प्रोड्यूस नहीं होने देंगे। ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली इनकी फंक्शनिंग है ये। या फिर ये स्पर्म्स को किल कर देंगे। ओवा प्रोड्यूस नहीं हुआ तो स्पर्म फ्यूज किससे होगा? सॉरी, ज़्यादा भावुक हो जाती है ना मैम पढ़ाते पढ़ाते। अब स्पर्म्स को ही मार दिया तो ओवा अकेला क्या करेगा? या फिर फर्टिलाइजेशन तो हो गया, पर अब इम्प्लांटेशन को रोक देंगे, तो इम्प्लांट नहीं हुआ तो बेबी आगे ग्रो ही नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली नहीं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अब इन मेथड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, है ना, और ये STDs को प्रिवेंट नहीं कर सकती। क्योंकि STD को प्रिवेंट क्यों नहीं करती? क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड की इंटरमिक्सिंग को नहीं रोकती, ये सिर्फ हार्मोन के फॉर्मुलेशन होते हैं। अब सर्जिकल में क्या आता है? सर्जिकल मेथड मेनली वो लोग ऑप्ट करते हैं जिनको ऑलरेडी बच्चे हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में देखने मिल जाएंगे कि एक कपल है जिसके ऑलरेडी 2 चाइल्ड है और उनको और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, दे डू नॉट वांट टू कंसीव अगेन, तो वो कौन से मेथड करे फॉलो? तो अब ये होता है परमानेंट मेथड, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बाकी जो बैरियर मेथड है उसमें तो कोई रिवर्सल चाहिए ही नहीं। पिल्स वाला जो है केमिकल मेथड, उसमें भी आप रिवर्सल कर सकते हो। आप पिल्स को, जो हार्मोन फॉर्मुलेशन ही तो है, अगर उसको आप डिसकंटिन्यू कर दोगे तो कपल विल अल्टीमेटली कंसीव। तो इसमें क्या होता है? वैसेक्टोमी होती है। वैसेक्टोमी मेनली होती है मेल्स में, इसमें मेल्स में होती है वैसेक्टोमी। टॉमी जहां वर्ड आता है ना बेटा, टॉमी का मतलब होता है कट करना, तो यहाँ पे क्या करते हैं? वैसेक्टोमी। तो यहाँ पे वास्ट डिफरेंस जो है, इसको कट कर दिया जाता है, कट करके दोनों एंड्स को बांध दिया जाता है। ऊपर वाले एंड को अलग बांध दिया, इसको अलग। अब सेपरेशन हो गया, यहाँ से स्पर्म आएंगी ही नहीं। जब आएंगी ही नहीं तो जो सीमेन आएगा उसमें स्पर्म्स होंगी ही नहीं, तो ये हो गया सर्जिकल मेथड। वही फीमेल में क्या करते हैं? फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। अब इससे करने से क्या होगा? यहाँ से ओवरी से एग तो रिलीज होगा, पर वो यूट्रस तक आएगा ही नहीं। तो आएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब है इंटर यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये ऐसे डिवाइसेस है जिनको फीमेल के यूट्रस में प्लेस किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, है ना। जैसे कॉपर टी है, इनको देखो, ये मतलब फीमेल के यूट्रस में यहाँ, ये देखो यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये क्या करते हैं? ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं, या कॉपर आयन रिलीज करते हैं जो स्पर्म को सप्रेस करता है। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
जो हमारे एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट किया जाता है। देखो एसटीडीज के बारे में हर इंसान को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लोग इसके लिए अवेयर नहीं होते, इसीलिए ये एसटीडीज बहुत ज़्यादा फैलती है। इसके लिए अवेयरनेस होना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। तो डिजीज़ क्या, एसटीडीज़ क्या है, वो इन्फेक्शन है, वो बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट होती है टू मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से टू अ हेल्दी मेल एंड फीमेल, है ना। एक हेल्दी मेल है, एक फीमेल है, उसने अगर किसी के साथ इंटरकोर्स कर लिया, बॉडी फ्लूइड्स की मिक्सिंग हो गई, तो ऐसे बहुत सारे तरीके, ये इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया या कोई नीडल इंजरी हो गई, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इन केस में क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी वो सेम एसटीडी हो जाएगी, है ना। तो दिस इज द एसटीडी। तो बेसिक एसटीडी कौन सी है? गोनोरिया है, सिफिलिस है, हर्पीज है, क्लैमिडियोसिस है, जेनाइटल वॉर्ट्स हैं, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है, एड्स है। और ये सारी बीमारियां इतनी दुष्ट बीमारियां हैं ना, इतनी गंदे लेवल की बीमारियां ये सारी की सारी, कि इंसान की हालत खराब हो जाती है, मतलब वो मरना पसंद कर लेगा इन बीमारियों के बजाय। तो ऐसी बीमारियां हैं। अब ये देखो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे अगर तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसी इन्फेक्टेड इंसान का खून तुम्हें चढ़ा दिया गया, चेक नहीं किया कि वो इंसान सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर उसे है, और ब्लड बैंक से तुम ब्लड लाए। आजकल ऐसा नहीं होता, हालांकि चेकिंग होती है इन चीज़ों की, बट अगर एक इन्फेक्टेड ब्लड किसी का अगर कोई डोनर से अगर ट्रांसफ्यूज हो गया, तो ब्लड आने से वो जो हेल्दी पर्सन है जिसने ब्लड लिया है, रिसीव किया है, वो इन्फेक्ट हो जाएगा, उसमें भी एसटीडीज हो जाएंगी। या फिर किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ, कोई इन्फेक्टेड मेल है, फीमेल है, उसके साथ अगर कोई इंटरकोर्स हो जाता है किसी का, तो वो भी एक ट्रांसफर हो सकता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से टू एक हेल्दी इंडिविजुअल में। तो अगर बैरियर मेथड्स यूज करते हैं तो एसटीडीज का ट्रांसमिशन नहीं होता। या फिर नीडल प्रिक इंजरी है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, सपोज किसी को एड्स था और उसको अगर किसी से इंजेक्शन लगा है ना, किसी इंजेक्शन से, और उसी नीडल गलती से वो आपको प्रिक कर जाती है, नीडल आपको चुभ जाती है। इन हॉस्पिटल केसेस में मेनली ऐसा है कि अगर कोई हॉस्पिटल स्टाफ है तो अगर उसको इंजरी हो गई, नीडल प्रिक इंजरी, तो उस केस में भी एसटीडीज ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये दिस इज द अल्टीमेट गोल। बट इसका मतलब ये नहीं है, एड्स वाले लोगों के साथ मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है, अगर किसी को HIV एड्स है तो लोग उनको सोसाइटी में ऐसा आइसोलेट कर देते हैं, उनको बड़ा लो फील करवाते हैं। बट एड्स ऐसे किसी छूने से, टच करने से स्प्रेड नहीं होता, ना ही ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता कि अगर आपके पास कोई खांस रहा है, छींक रहा है तो आपको एड्स हो जाएगा। ये इंटरकोर्स से, नीडल प्रिक इंजरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे केसेस में होता है। तो प्लीज़ आप ऐसे लोग जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं ऐसी बीमारियों से, तो ज़रूरी नहीं है आप उनको नीचा दिखाओ या उनको आइसोलेटेड फील कराओ। ऐसी कंडीशन में इंसान ऑलरेडी बड़ा लो होता है यार, कि उनको मोरल सपोर्ट चाहिए। इफ़ समबडी इज़ फेसिंग ऐसी डेडली बीमारियां, तो उसको आप मोरल सपोर्ट तो एटलीस्ट दे ही सकते हो, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है ना। तो अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैक्टीरियल भी होती है, वायरल भी होती है। बैक्टीरियल कौन कौन सी है? गोनोरिया है। इसमें क्या होता है, यूरोजेनाइटल डक्ट जो है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है सॉरी, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, रेक्टम है, वो वहाँ पे जलन फील होती है, ऐसा लग रहा है जल रहा है, बर्निंग सेंसेशन आता है और पेन होता है यूरिनेशन के टाइम पे, है ना। और सिफिलिस है, इसमें भी क्या होता है, ये दोनों ही बैक्टीरियल कॉज से होती है, एंड इट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जेनाइटल रेक्टल एरिया, है ना। ये दोनों अफेक्ट करती है, तो एक बर्निंग सेंसेशन है, ऐसा लगता है जल रहे हैं, तो बड़ा ही पेनफुल इंसिडेंट है ये। एड्स क्या है? ये दोनों वायरल है, एड्स और वॉट्स। अब एड्स में क्या होता है, ये HIV वायरस से होती है, जिसे रेट्रो वायरस भी कहा जाता है, HIV को रेट्रो वायरस कहा जाता है। सो इट बहुत ही फास्ट फैलता है और ये इनक्योरेबल, इसका कोई आज तक अभी तक परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। पर एक रीसेंट अपडेट ये है कि आजकल साइंटिस्ट ने डेवलप किया है जीन एडिटिंग थेरेपी, मतलब वो जीन्स को एडिट कर देते हैं। तो एक इसका अल्टरनेट आया है, पर अभी वो मतलब इतना अभी आया नहीं है यहाँ ट्रीटमेंट में कि इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं होने लगा है हमारे यहाँ, बट एक अल्टरनेट साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। तो एक नॉलेज की बात है, एक जनरल नॉलेज की बात जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर रही है, धीरे धीरे
में भी ट्रीटमेंट आ जाएगा आने वाले कुछ सालों में। और इसमें ना एड्स में बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है, मतलब ये बेसिकली एड्स जो है बॉडी की इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। इसमें इम्यूनिटी ऐसा समझो उस इंसान की खत्म ही हो जाती है, और इम्यूनिटी खत्म हो जाती है तो नॉर्मल छोटे छोटे इन्फेक्शन जो चिंदी चिंदी इन्फेक्शन होते हैं ना, वो भी इतने बड़े इनके लिए खतरनाक बन जाते हैं ना, तो बुरा हाल हो जाता है। इसका देखो क्योर तो है नहीं, बस ये थेरेपीज लेते रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं, बट एक बस ये इसका यही होता है अल्टीमेटली डेथ तो होनी है, तो बस दवाइयाँ लेके थोड़ा लाइफ को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। इसका अभी तक एज सच कोई परमानेंट क्योर नहीं है। वॉट्स में क्या होता है, जेनाइटल एरियाज जो है आपके प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ पे एक बम्प जैसा बन जाता है ना। सो ये है। तो इसी के साथ हम चैप्टर को करते हैं ख़त्म। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो, एंड थैंक यू नहीं, थैंक्स टू मी आपको चैप्टर समझाया है मैंने। तो अब बेटा लग के मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, बोर्ड्स पास में हैं, चैप्टर को अच्छे से समझ लो। अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और अगर इन चैप्टर्स की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो और डिटेल में इन चैप्टर से गो थ्रू होना चाहते हो, या आपके और भी कोई पर्सनलाइज्ड डाउट है, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे मैं 1-to-1 मेंटोरशिप भी दे रही हूँ, एंड आप बैच में एनरोल होके वहाँ पे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, और आपकी जो बोर्ड्स के एस्पेक्ट से जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी बोर्ड का पैटर्न है, उस पर प्रॉपर मैं एक सीरीज मेरी आने वाली है बायोलॉजी की, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ बोर्ड के एस्पेक्ट से, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मेहनत करो, थोड़ा सा टाइम बचा आपके बोर्ड्स के लिए। बाद में जाके आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि शायद मैंने मेहनत नहीं की, या मेरे अंदर ही मेरे एफर्ट्स में ही कमी रह गई। अपना बेस्ट दो, रिजल्ट भी डेफिनेटली बेस्ट होगा। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए फन वे में चैप्टर को पढ़ने के लिए। सो गुड लक।